Friends, welcome to our channel सुनीता विद सुनीता, जहां आप लोथन डाल द्वारा लिखित उपन्यास डार्क हॉर्स के बारे में जान रहे हैं। अब तक के अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार एक भागलपुर के छोटे से गांव से आने वाला लड़का संतोष अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपीएससी का सपना संजोए दिल्ली की तरफ तैयारी के लिए कूच करता है। दिल्ली पहुंचते ही वहां कृपा शंकर राय नामक प्रतियोगी से मिलता है जो पिछले 5 वर्षों से वहां तैयारी कर रहे थे। उनके साथ वह उनके रूम की तरफ जाता है, जिसकी हालत देखकर उसे एकदम मन में खिन्नता भर आती है, पर जल्द ही वह कृपा शंकर राय के ओजपूर्ण एवं वैभवपूर्ण व्यक्तित्व में मोहित हो जाता है और उसे लगता है कि मैं बिल्कुल सही व्यक्ति के पास आ गया। इसी के साथ ही आगे चलते हैं, आगे की कहानी पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 में, डार्क हॉर्स चैप्टर 5। खाना खाने के बाद राय साहब बेड पर जा बैठे। तकिए के नीचे से द हिंदू निकाल कर बोले, थोड़ा अखबार पढ़ लेते हैं हम। आप भी थोड़ी देर कुछ पत्र पत्रिकाएं देख लीजिए संतोष जी, थोड़ा करंट में कुछ देख लीजिए। शाम को बत्रा में हम लोगों की सर्किल में चलिएगा तो बातचीत में कंफर्टेबल रहिएगा। इस तरह से राय साहब ने संतोष को अपनी मंडली के महात्म्य के बारे में बता दिया था। द हिंदू हर हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ज्ञान एवं जानकारी से ज्यादा प्रतिष्ठा का अखबार था। वह लड़का ही क्या जिसके कमरे पर सुबह सुबह द हिंदू फेंका हुआ ना मिले। यह अलग बात है कि उस अखबार की रबड़ खुले न खुले। यद्यपि ज्यादातर लड़के इस अखबार का बस टाइटल द हिंदू पढ़कर रख देते थे, पर कुछ ऐसे भी मेहनती लड़के होते थे जो डिक्शनरी निकाल कर उसके 4 घंटे तक हिंदू पढ़ते थे और बड़ा आत्मविश्वास टाइप फील करते थे। राय साहब ही ऐसे ही मेहनतकश द हिंदू रीडरों में से एक थे, पर आज राय साहब केवल तस्वीरें देखकर ही खबरों का अंदाजा लगा रहे थे, क्योंकि संतोष के सामने डिक्शनरी निकाल कर वे अभी तक का अपना टाइट भौकाल ढीला नहीं करना चाहते थे। बिना कुछ समझे आखिर आदमी कितनी देर तक अखबार के पन्ने उलटता। राय साहब ने जल्दी ही पेपर रखकर कहा, चलिए बत्रा चलते हैं, आपका रूम भी तो ढूंढना होगा। संतोष भी हाथ में लिए क्रॉनिकल पत्रिका को टेबल पर रखते हुए बोला, हाँ चलिए, रूमुआ तो खोजना होगा। राय साहब तुरंत मुंह पर पानी मार फ्रेश हुए, बालों में भृंगराज तेल लगाया, शर्ट पैंट पहनी और संतोष के साथ बत्रा की यात्रा की ओर निकल पड़े। संतोष मन ही मन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हुए क्रॉनिकल के कुछ फैक्ट्स को दोहराता जा रहा था। वह पहली बार एक ऐसी मंडली से मिलने जा रहा था जहां पर बिना ज्ञान के मुंह केवल चाय पीने के लिए ही खोला जाता था। संतोष पहले दिन अपनी उपस्थिति केवल चाय पीने तक नहीं रखना चाहता था। वह मन ही मन इस बात के लिए तैयार हो रहा था कि आज अपनी गर्म उपस्थिति दर्ज करा ही दे। उसने 9वीं कक्षा की ग्रामर की किताब में एक अंग्रेजी की लोकोक्ति पढ़ी थी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। सो आज उसके उसी इम्प्रेशन की बात थी। रास्ते में चलने के दौरान राय साहब नेहरू विहार से लेकर मुखर्जी नगर तक सड़क के दोनों किनारों पर पड़ने वाले हर गली मकान का डिजाइन और किराए के बारे में बताते जा रहे थे। संतोष भी अपनी संभावित गुफाओं को गौर से देखता जा रहा था। दोनों अब बैजू शुक्ला की चाय की दुकान पर पहुंच चुके थे। शुक्ला जी लगभग 40 बरस के रहे होंगे। बनारस के वाले शुक्ला जी का पूरा नाम बजरंग शुक्ला था। शुक्ला जी एक समय नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहे थे। 5,500 महीने की पगार से होना क्या था इस महंगाई में। बजरंग शुक्ला जी गणित के पक्के थे, हिसाब किताब के जानकार व्यक्ति थे। किसी परिचित ने बताया कि मुखर्जी नगर जाकर एक बार भाग्य आजमाइए। यहाँ अब बैंकिंग की तैयारी करने वालों की भी अच्छी खासी आबादी रहने लगी थी। शुक्ला जी ने यहाँ आकर एक मित्र की सहायता से बत्रा सिनेमा के सामने महाराष्ट्र बैंक के ऊपर आर्यभट्ट रिटर्न नाम से एक कमरे की कोचिंग खोल ली। 0 से 10 तक विद्यार्थी जाते जाते 3 महीने बीत गए थे। जमा पूंजी खत्म होने लगी
तब जाकर उन्हें यहाँ के बाजार का गणित समझ में आया और कोचिंग बंद कर उन्होंने चाय की दुकान खोल ली। आज महीने में 15,000 तो कहीं जाते ही नहीं, आगे चाहे जो हो। रोजाना की तरह शाम को शुक्ला जी की दुकान पर छात्रों की भीड़ लगी थी। 5-7 समूह में अलग अलग गोला बनाकर लोग ज्ञान का बारूद उड़ा रहे थे। सराय साहब भी संतोष को वहां लिए खड़े थे। राय साहब को देखते ही रुस्तम सुम ने दोनों हाथ उठाए और जोर से बोला, अरे कृपा बाबू आइए महाराज, कहाँ थे 2 दिन गायब? एकदम महफिल सुना था यार। अरे वो लोअर मेंस की तैयारी में थोड़ा फंसे हुए हैं, राय साहब ने 2 दिन की अनुपस्थिति के प्रति खेद जताते हुए कहा। क्या कृपा बाबू, आप जैसा विद्यार्थी लोअर फोवर के चक्कर में पड़ा है। अरे आप आईएएस पर ही फोकस होइए महाराज, रुस्तम ने राय साहब में कृत्रिम हवा भरते हुए कहा। हाँ क्या कीजिएगा, चाहते तो हम भी नहीं हैं, पर घर परिवार के दबाव में मामूली परीक्षा भी देनी पड़ती है। एक टीचर वाला फार्म भी डाले हैं, देखिए कब होगा परीक्षा, राय साहब ने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे 2 कप हाफ चाय लाओ जो छुटुआ भी। ये आप ही के साथ है ना? रुस्तम ने संतोष की तरफ देखते हुए कहा। हाँ ये संतोष जी हैं, हमारे मित्र, हमारे ही साथ हैं, राय साहब बोले। कहाँ, इलाहाबाद की धरती से हैं का? नहीं, ये बिहार से हैं, भागलपुर से, राय साहब ने बताया। तब तक बजरंग शुक्ला के यहाँ काम करने वाला छोटू चाय लेकर आ गया था। अबे जरा माचिस ले आ बेटा, रुस्तम ने ऊपर की जेब से सिगरेट निकालते हुए कहा। तब तक राय साहब ने चाय की पहली चुस्की लेते हुए कहा, चाय एकदम पंछोछर लग रहा है, शुक्ला जी का क्वालिटी भी गिर रहा है अब। इलाहाबाद वाला चाय यहाँ कहीं नहीं मिलता रुस्तम भाई, लीजिए। अरे इलाहाबाद वाला यहाँ कहाँ पाएंगे राय साहब, अल्लाहपुर चौराहे पर लल्लन की दुकान पे पीजिए, मजा आ जाता है, अपना ही चेला है, रुस्तम ने धुआं उड़ाते हुए कहा। मुखर्जी नगर में एक इलाहाबाद हमेशा चलता फिरता रहता था। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वालों में सबसे ज्यादा सघन संख्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए छात्रों की ही है, ऐसा प्रतीत होता था। यहाँ हर शाम जब भी ये छात्र चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, लिट्टी चोखा की दुकान पर, जलेबी की दुकान पर और चाट पकौड़ी की दुकान पर होते थे, अपने इलाहाबाद को बहुत मिस करते थे, अमिताभ बच्चन से भी कई गुना ज्यादा। आहा छेदन का पान, ओहो मंटू की जलेबी, हाय नेतराम की कचौड़ी, हाय रे पलटन का पकौड़ा, साला लल्लन की चाय, ओह पिया मिलन चौराहा। ऐसे शब्द हर शाम मुखर्जी नगर में अबीर की तरह उड़ते थे। अपने छोटे शहर और विश्वविद्यालय के प्रति ऐसा मोह शायद ही अन्य जगहों से आए छात्रों में था। रुस्तम भाई एक हेल्प करिए ना, ये संतोष जी को कमरा चाहिए था, जुगाड़ हो तो बताइए, राय साहब ने कहा। अच्छा कमरा, ओह देखते हैं, कुछ लौंडों को लगाते हैं, रुस्तम ने फोन निकालते हुए कहा। राय साहब ने संतोष की तरफ हंसते हुए बधाई की नजर से देखा कि मानो कमरा मिलना तय है अब। हेलो बबलू, हाँ बेटा, कोई कमरा खाली है क्या तुम्हारे गांधी विहार में? एकदम अभिभावक वाले अंदाज में रुस्तम ने पूछा। उधर से कुछ अस्पष्ट सी आवाज आई। ठीक है, सारे लड़कों को बता दो कि रुस्तम भैया कमरा देखने को बोले हैं, अपना ही चेला है बिहार का, उसके लिए चाहिए, रुस्तम ने एकदम अभिभावक वाले लहजे में कहते हुए फोन काटा। देखिए लड़कों को तो एक्टिव कर दिया हूँ, मिल जाना चाहिए, नहीं तो फिर कल मुझे कॉल कर देना आप, अभी मैं एक पार्टी में निकल रहा हूँ, कल फिर दर्शन होगा, कहकर रुस्तम अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल गया। संतोष इधर यही सोच रहा था कि कैसे वह खड़े खड़े बिना रुस्तम का गुरुत्व स्वीकारे चेला हो गया था। उसने सोचा कि राय साहब से पूछे, पर फिर चेला होने को ही अपनी नियति मानकर चुप रहा। उसके मन में यह बात भी चल रही थी कि चलो अच्छा हुआ आज पढ़ाई लिखाई से कोई चर्चा नहीं हुई, नहीं तो गलत फोल कर फंस भी जाता और चेला ही कहाता। अच्छा हुआ जो बिना फजीहत के चेला बन गया। रुस्तम के अंदाज ने संतोष को प्रभावित भी किया था, पर रुस्तम के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था।
रुस्तम सिंह इलाहाबाद के रहने वाले थे। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बाद दिल्ली आईएएस की तैयारी के लिए आ गए। नेताइश रुस्तम सिंह के स्वभाव में थी। लंबी लंबी हाँकना, दो चार दुबले पतले मरमराह से सेवकों के साथ घूमना उनके व्यक्तित्व में 5-6 चांद लगा देता था। रुस्तम सिंह का सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था। ऐसा उनके कर्ज लेकर फुटानी करने की बीमारी के कारण भी था। इनके कुछ मित्र अच्छी जगहों पर स्थापित थे। उनके हर घरेलू आफत या खुशी में शामिल होकर इन्होंने एक काम चलाओ समाजसेवी का भी ऐच्छिक पद प्राप्त कर लिया था। रुस्तम सिंह कुल मिलाकर इलाहाबादी मठाधीशी परंपरा के दिल्ली प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। ये चेला पालने में फिरोज शाह तुगलक के साढ़ू भाई थे। चेला बनाना और चेले से खाना बनवाना कोई इनसे सीखे। ये या तो आदमी को अपना चेला बनाते थे या फिर जिनसे इनकी फटती थी उनको गुरु बना लेते थे, पर अपने समकक्ष किसी को नहीं रखते थे। कई और छात्रों की तरह ये भी दिल्ली आईएएस बनकर आसमान छूने आए थे, पर अब इसी में संतुष्ट रहा करते थे कि जूनियर इनके पांव छूते हैं। राय साहब और संतोष कमरे पर वापस आ गए। रुस्तम ने रूम दिलवाने की बात कही दी थी। सुबह उठते ही राय साहब ने सबसे पहले रुस्तम सिंह को फोन मिलाया। फोन ऑफ जा रहा था। 2-3 घंटे बाद भी यही हाल था, दोपहर तक भी। ये रुस्तम भाई का फोन ऑफ जा रहा है काफी देर से। चलिए हम लोग ही चलते हैं प्रॉपर्टी डीलर के पास, वही दिलवा देगा। जल्दी रूम मिलेगा तो पढ़ाई भी तो शुरू करनी है। राय साहब ने बत्रा जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। पर उन्हें इतनी जल्दी क्यों थी? असल में राय साहब भी जल्दी से जल्द अपना पिंड छुड़वाना चाह रहे थे। कई महीनों बाद तो रूम पार्टनर घर गया था। इस अकेलेपन का फायदा उठाकर वे निष्ठा का आनंद लेना चाहते थे। पार्टनर के घर जाने वाले दिन ही वे एक मित्र का लैपटॉप और कुछ नीली पीली सीडी ले आए थे, पर संतोष ने डेरा डाल सारा मामला खराब कर दिया था। जल्दी रूम नहीं मिलता तो संतोष यहीं टिका रहता। आखिर दिल्ली में वही एकमात्र परिचित था उसके। बेचैनी में हर पल सभी फिल्में राय साहब मन ही मन चला रहे थे, वो भी बिना हीरो हीरोइन का नाम जाने। ई साला प्रॉपर्टी डीलर का तो पूछिए ही मत। कुकर्मियों को पता नहीं किस बात का पैसा चाहिए। खाली रूम का पता बता देते हैं और किराए का 50% डकार जाते हैं। राय साहब ने बत्रा पहुंचते ही खिसियाते हुए कहा, चलिए जो होगा दे दिया जाएगा राय साहब। कितना दिन घूमिएगा हम लोग, पढ़ना भी तो है। हाँ अच्छा, चलिए अपना एक दोस्त है मनोहर, यही मिष्ठान अग्रवाल मिष्ठान के पीछे वाली गली में रहता है, उसे भी ले लेते हैं, जरा ठीक रहेगा रूम खोजने वोजने में। हाँ चलिए, संतोष बोला। दोनों मुखर्जी नगर के मकान में 570 की सीढ़ियां चढ़ दूसरे फ्लोर पर पहुंचे। दरवाजा हल्का सटा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर मनोहर तौलिया पहने, छाती पर कुछ चिपचिपा सा सफेद पदार्थ लगाए जैन साधुओं की तरह बाल नोच रहा था। मुंह पर फेस पैक लगा हुआ था और बालों में काली मेहंदी। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो मनोहर भाई? राय साहब ने खुसते ही कहा। मनोहर पहले तो अकबका गया, फिर दूसरे को खुद को सहज करते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, वो बस चेस्ट का बाल हटा रहे थे। हमको बाल से जाड़ा में भी पसीना आ जाता है। ऊपर का बटन खोलिए तो थोड़ा ऑड भी लगता है। एकदम मैं महाराज, बाल तो ऐसे नोच रहे हैं जैसे भुट्टा से बाल ही छुड़ाते हो। राय साहब ने हंसते हुए कहा। मनोहर ने बिखरे पड़े बाल को पेपर में समेटा और मन ही मन राय साहब को गाली देने लगा। साला, बिना बताए जब तब मन पहुंच जाता है, खड़ूस कहीं का। जरलहा इसीलिए तो उम्र से पहले बुढ़ा गया। फैशन का मैया बहनिया करके रख दिया है ये लोग। संतोष के लिए यह दृश्य एकदम नया और रोंगटे खड़ा करने वाला था। छाती का बाल नोचना, दर्द भी तो करता होगा। वह सोच भी नहीं सकता था। जिस छाती के बाल को उसके गांव में हिम्मत और साहस का प्रतीक माना जाता था, उसे मनोहर यहाँ तार तार करके नोच रहा था। अब राय साहब ने संतोष का परिचय कराया। संतोष ने अभी तक मनोहर का वास्तविक चेहरा नहीं देखा था,
फेस पैक वाले मुंह से ही बात हो रही थी। रुम्मा खोजना है संतोष के लिए, राय साहब ने कहा। अच्छा, रूम का लफड़ा है। चलिए चलते हैं, जल्दी से मुंह हाथ धो लेते हैं, मनोहर ने बाथरूम जाते हुए कहा। संतोष ने बाहर मनोहर को रूम से ध्यान से देखा तो सारा कमरा हॉलीवुड देवियों के सुंदरी मनोहारी चित्रों से सजा हुआ था। उसके ठीक सामने वाली दीवार पर एपीजे अब्दुल कलाम और विवेकानंद की तस्वीर थी। दोनों महापुरुष तस्वीर में भी लजाए हुए मालूम पड़ रहे थे। 2 रैक पर सौंदर्य प्रसाधन और एक पर कुछ किताबें रखी थी। खूंटी पर डिजाइनर जींस और शर्ट टंगी हुई थी। मनोहर तब तक चमक के बाहर आ चुका था। जरा पैरवा हटाइएगा राय साहब, कहते हुए मनोहर ने बेड के नीचे से सूटकेस निकालते हुए उसमें से नीली शर्ट और पेपे की जींस निकाली। पूरे बदन पर वाइल्ड स्टोन डिओड्रेंट का अभिषेक किया, थुथने पर लोटस की क्रीम मली, शर्ट पर स्प्रे मारा और तैयार हो गया। अब वह मिस्टर मोतिहारी लग रहा था। संतोष ने झट से पहले मनोहर का नंबर मांगा और सेव कर लिया। क्यों? ऐसा क्यों किया? अरे राय साहब उसे तो ज्ञान दे सकते थे, पर दिल्ली जैसे शहर में संतोष के बिहार रूपी छवि और काया को सिटी लुक देने के लिए एक मनोहर जैसे व्यक्तित्व की ही जरूरत थी। मनोहर के कमरे में संतोष को अच्छा महसूस हो रहा था। राय साहब के कमरे की सड़ांध से संतोष के जो नथुने फटे थे उसे यहाँ के गमगमाते वातावरण में रफ कर रहा था। आज के लिए इतना ही। शेष अगली कहानी अगले चैप्टर में। धन्यवाद।